नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप को भारत में समन नहीं पहुंचा पाई है। यूएस SEC ने सोमवार 11 अगस्त को न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताया कि उन्होंने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से मदद मांगी है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत समन और शिकायत की कॉपियां भारत में प्रतिवादियों को पहुंचा सकें। लेकिन अब तक भारत की संबंधित सरकारी एजेंसियों ने ये दस्तावेज नहीं पहुंचाए हैं। मार्च में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कानून मंत्रालय ने गौतम अडानी और अन्य के लिए अहमदाबाद की एक अदालत को समन भेजा था, जिसे अडानी को शहर में उनके पते पर दस्तावेज सौंपने थे। अब ये स्पष्ट है कि पिछले 6 महीनों में ये दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं। बता दें, आरोप है कि अडानी और बाकी लोगों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया, फिर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अडानी के लिए मोदी सरकार अमेरिका से पंगा ले रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को बहुत बड़ा हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और लोकसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव हैं और ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे ज्यादा दबदबा रखने वाले माने जाते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार टीएमसी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग चुनिंदा तौर पर नहीं कह सकता है कि कुछ राज्यों में वोटर लिस्ट सही है, जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार या तमिलनाडु में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट का SIR होता है तो ये पूरे देश में होना चाहिए और पहला कदम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए और लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग की इस दलील पर मोहर लगा दी कि आधार को भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जगह सही है कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग अदालत में कह चुका है कि आधार को नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2 प्रमुख अदालतों की एक ही दिन में एक जैसी टिप्पणी आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही एक अन्य मामले में भी यही टिप्पणी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID जैसे दस्तावेजों का होना किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक साबित नहीं करता है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी SIR से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना सही है, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग की दलीलों को सही माना है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR के दौरान संवैधानिक प्रावधानों को खुलेआम दरकिनार कर BLO और अन्य संबंधित मतदाता निबंधन से जुड़े अधिकारियों ने मनमानी की है। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलीलें पेश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार की वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया गया वो पूरी तरह से असफल रहा और उल्टा नुकसान पहुंचाया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में चुनावी सूची की सटीकता नापने का सबसे सही तरीका ये होता है कि वयस्क आबादी की संख्या को रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या से तुलना किया जाए। वो चेतावनी देते हैं कि जब वोटर सूची बनाने की जिम्मेदारी सरकार से हटकर सीधे आम नागरिकों पर डाल दी जाती है तो वोटर सूची का सही और पूरा आंकड़ा खो जाता है। यादव कहते हैं कि जिन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है वो आम तौर पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग होते हैं। उनकी संख्या मतदाता आबादी के लगभग चौथाई तक पहुंच सकती है। योगेंद्र यादव ने सरकार के रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि बिहार की वयस्क आबादी लगभग 8.18 करोड़ है, लेकिन वोटर लिस्ट में केवल 7.89 करोड़ लोग ही दर्ज हैं, यानी 29 लाख वोटर कम है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि गलतियां तो होती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया है। योगेंद्र यादव की दलील पर जज सूर्यकांत ने पूछा कि क्या SIR का इस्तेमाल फर्जी वोटरों को हटाने के लिए किया जा सकता है। यादव ने जवाब दिया कि घर घर जाकर वोटर जांच करने वाले अधिकारी एक भी नया वोटर नहीं खोज पाए।
उन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर आते हैं तो आप नए वोटर जोड़ने के लिए नहीं बल्कि वोटर हटाने के लिए आते हैं, जबकि 28 लाख लोग जोड़े जा सकते थे। चुनाव आयोग कह सकता है कि वो फॉर्म 6 यानी नया वोटर जोड़ने के लिए वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि कानूनी आदेशों में बदलाव प्रेस रिलीज के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम नोटबंदी के दौरान तो आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। यादव ने बताया यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मताधिकार हरण यानी वोटिंग से वंचित करना हो सकता है और शायद पूरी दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ये वोटर सूची का संशोधन नहीं बल्कि वोटरों पर जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने कोर्ट में एक महिला को पेश किया जो दावा कर रही थी कि उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा ये सब नाटक है जो टीवी के लिए ठीक है लेकिन कोर्ट के लिए नहीं। जज बागची ने कहा कि यादव जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है, चाहे कोर्ट उससे सहमत हो या ना हो। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई समाप्त कर दी। योगेंद्र यादव ने कहा कि अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 30 सितंबर को सूची अंतिम कर दी जाएगी। चुनाव की घोषणा तक अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे उम्मीदवार भी बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खास कुछ सामाजिक आर्थिक समूहों के वोटरों को बाहर करने की चिंता है। हटाए गए महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक नहीं है और अधिकतर प्रवासी मजदूर पुरुष होते हैं, इसलिए महिलाओं की ज्यादा संख्या में हटाने की बात समझ से परे है। यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया जिन्हें मृत घोषित कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। चुनाव आयोग के वकील ने कहा ये क्या नाटक है कोर्ट में। जज सूर्यकांत ने कहा कि प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके सुधार के लिए विकल्प मौजूद हैं। द्विवेदी ने कहा कि यादव को कोर्ट में नाटक करने के बजाय उन दोनों लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो फॉर्म भरकर पुनः लिस्ट में आए। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें लगभग 65 लाख वोटरों को बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया है, जो गलत है। लेकिन जजों ने कहा कि नियमों के मुताबिक जिन लोगों को बाहर किया गया है उन्हें आवेदन करना होता है कि वो लिस्ट में शामिल किए जाएं, तभी उनकी आपत्ति पर ध्यान दिया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि बिहार की ज्यादातर जनता के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही मुद्दा है। इस पर जज सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है, अगर उनके पास नहीं है तो दूसरे राज्यों में भी नहीं होंगे। सिब्बल ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास होते हैं। इस पर जज कांत ने कहा कि भारत का नागरिक साबित करने के लिए तो कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। सबके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि सिम कार्ड लेने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट आदि। जज ने आगे कहा इतनी बड़ी बात कहना कि बिहार में किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है सही नहीं। क्या उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है? सिब्बल ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग आधार, राशन और एपिक कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है जो अधिकांश लोगों के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी को हटाने का कारण नागरिकता साबित होना है और ये प्रक्रिया चुनाव से 3-4 महीने पहले नहीं की जा सकती है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग आधार और एपिक कार्ड क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। जो लोग 2003 से 2025 तक वोटर लिस्ट में हैं उन पर नागरिक होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे सभी को नागरिकता जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ वोटरों की नागरिकता पर शक कर रहे हैं जो पिछले कई चुनावों में वोट दे चुके हैं। ये धारणा होती है कि वो नागरिक हैं जब तक कानून के अनुसार कोई कारण न दिखे। जज सूर्यकांत ने कहा कि अगर 5 करोड़ वोटरों को गलत बताया गया तो कोर्ट इस पर ध्यान देगा या हमें सबको समझाना पड़ेगा कि अगर कुछ संदिग्ध लगे तो हम सबको बाहर नहीं कर सकते। सिंघवी ने कहा कि अब वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया में नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उलट दी गई है, जो गलत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को फलस्तीन की जमीन पर किया गया घिनौना अपराध कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 अल जजीरा पत्रकारों की बेरहमी से हत्या फिलिस्तीन की जमीन पर किया गया एक और घिनौना अपराध है। सच के लिए खड़े होने वालों का अदम्य साहस इजरायली सरकार की हिंसा और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। आज जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और पैसे के आगे झुक चुका है,
इन बहादुर लोगों ने हमें याद दिलाया कि असली पत्रकारिता क्या होती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल सरकार नरसंहार कर रही है। उसने अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उसने सैकड़ों लोगों को भूखा मार दिया है, जिनमें कई बच्चे भी हैं, और अब लाखों लोगों को भूखा रखने की धमकी दे रहा है। इन अपराधों पर चुप रहना और कोई कार्रवाई ना करना अपने आप में एक अपराध है। ये शर्मनाक है कि भारत सरकार तब भी चुप है जब इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर ये तबाही ढा रहा है। गजा में पत्रकारों की मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान के बाद भारत में इजराइल के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी। इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने कहा है कि शर्मनाक तो आपका धोखा है। इजराइल ने हमास के 25,000 आतंकवादियों को मारा है। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों के पीछे छिपना, बाहर निकलने या सहायता लेने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलाना और रॉकेट दागने जैसी हमास की घिनौनी रणनीतियों की वजह से मानव जीवन का नुकसान हुआ है। इजराइल ने गजा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई है, जबकि हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भूख की स्थिति बनी। मंगलवार को सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 यानी राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को लोकसभा में जबरदस्ती पास करा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून से खेल प्रशासन पूरी तरह से केंद्र के हाथ में आ जाएगा और इसका नकारात्मक असर होगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को इस बिल से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और उस पर देश के कई कानून जैसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को कल लोकसभा में जबरदस्ती पास किया गया और आज शायद राज्यसभा में इसी तरह पास कर दिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.